चैप्टर 20। अब आगे। थर्ड आई सीक्रेट प्लेस। विनय अभी भी थर्ड आई के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। फिर थर्ड आई उसके सामने स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले करती है जहां उसकी बेटी अमाया आदित्य के साथ एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। थर्ड आई बोली, तुम्हारी बेटी है ना, ये इसे जिंदा नहीं देखना चाहते। बोलो, जिंदा देखना चाहते हो या नहीं? ये देख विनय के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वह अपने हाथ से अपने पसीने को साफ करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। उसे इन सब में क्यों घसीट रहे हो? और वो कौन? तुम लोग क्यों जानना चाहते हो कि वह लड़कियां कौन थी और हमने उन्हें क्यों मारा और क्यों हम उन्हें मारना चाहते हैं? थर्ड आई बोली, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि हम किसके कहने पर और क्यों उन लोगों को ढूंढ रहे हैं। बस इतना जान लो कि अगर उन लोगों को मारने वाला मेरे हाथ लगा तो वह जिंदा नहीं बचेगा। विनय अपना सलाइवा गटकते हुए एक गहरी सांस ले खुद से बोले, अभी ये मैं कैसे समझाऊं इन्हें? अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो वह मुझे मार देगा, नहीं बताया तो यह मुझे मार देंगे। हे ऊपर वाले, क्या करूं? कुछ तरकीब बताओ। दूसरी ओर ऋषि जयपुर एयरपोर्ट पर उतरता है और जैसे ही वह एयरपोर्ट से एग्जिट कर बाहर आता है उसके सामने एक लड़की ब्लैक कुर्ती व्हाइट जीन्स पहने, उम्र 22 साल, 5 फीट 3 इंच हाइट, एक ब्लैक कलर की कार के पास उसका इंतजार कर रही थी और उसके पीछे कुछ बॉड्स खड़े थे। वो लड़की आगे बढ़ ऋषि को जाकर गले लगा लेती है। वह लड़की ऋषि से झूठी नाराजगी जताते हुए बोली, यह क्या आप हर बार अकेले चले जाते हैं, मुझे साथ में नहीं लेकर जाते जबकि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ? ऋषि उसे लड़की को गले लगाते हुए बोला, जानू मैं जानता हूँ तुम मेरी असिस्टेंट हो, मैं तुम्हें भी ले गया तो सोचो मेरा यहाँ का काम कौन देखेगा? तुम जो मेरा काम यहाँ कंपनी में होगा उसे हैंडल कर लेती हो, तुम्हारे सिवा कौन हैंडल करेगा वह काम? इसलिए तो मैं तुम्हें कंपनी के लिए छोड़ कर जाता हूँ। वैसे मेरा जाना जरूरी था इसलिए मैं गया था, अब मुझे 2 दिन के बाद फिर से जाना है। जानू अपनी कमर पर हाथ रख बोली, अच्छा तो 2 दिन बाद आपको फिर से जाना है? क्यों जाना है? ऐसा तो नहीं मेरे अलावा आपने वहाँ कोई गर्लफ्रेंड छुपा रखी है जिसे आप मिलने जाते हैं यहाँ मुझसे झूठ बोलकर? ऋषि अपने माथे पर हाथ मार कर बोला, यह ऐसे शक भरे आइडिया तुम्हारे दिमाग में कौन डालता है? इतना कहकर ऋषि जानू के माथे पर अपनी 2 फिंगर से टैप करता है। जानू मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, जब मेरा मंगेतर मुझे छोड़कर बार बार जाकर उस मुंबई शहर में बसेगा तो मेरी तो सौतन बनेगी ना। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है तो क्या करना जाते हैं वहाँ मुंबई? हर दूसरे दिन मुंबई पहुँच जाते हैं। ऐसा क्या है उस मुंबई वाले प्रोजेक्ट में जो आप मुझे भी साथ नहीं लेकर जाते? ऋषि अब उसे क्या ही जवाब देता कि वह मुंबई थर्ड आई की गैंग में जाकर हैकिंग का काम करता है। इसलिए जाता है क्योंकि वह थर्ड के साथ मिलकर जानना चाहता है कि उसके बड़े पापा बड़ी मम्मी को किसने जान से मारा। और यह बात तो वह किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें बहुत जोखिम है। ऋषि अपनी सोच से बाहर आ जानू को लेकर कार की ओर बढ़ जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद वह कार बड़े से हवेली के बाहर आकर रुकती है। दोनों ही जैसे हवेली के अंदर जाने वाले होते हैं तभी अंदर से आवाज आती है, रुको रुको। सामने ऋषि की मां खड़ी थी, शिवांगी राजवंश, उम्र 50 साल, दिखने में बलासी खूबसूरत, असल उम्र से उम्र कम लग रही थी। शिवांगी अपने हाथ में आरती की थाली ले आगे बढ़ उन दोनों की आरती उतारते हैं और उसके बाद आरती की थाली एक सर्वेंट को देकर ऋषि के कान खींचते हुए कहती है, अब मिला है तुझे समय, मिल गई फुर्सत अपने माँ पापा से मिलने आने की। कम से कम इस बेचारी पर तो तरस खाया करो। ये तुम्हारी मंगेतर है, इससे तुम्हारी शादी होने वाली है तो इसलिए तुम्हें इसे टाइम देना चाहिए। पता नहीं वह मुंबई में जाकर किसको टाइम दे कर आते हो। ऋषि अपना कान छुड़वाते हुए बोला, आह मॉम, ऐसे कौन करता है? बेटा इतने दिनों बाद घर आया है, आपको उसे प्यार जताना चाहिए। आपको यहाँ मेरे कान खींच रही है। शिवांगी अपनी कमर पर हाथ रख बोली, काम ही मेरे बेटे के कान खींचने वाले हैं, तारीफ करने वाले तो है ही नहीं। ऋषि अपना कान छुड़वाकर सामने सोफे पर बैठे अपने पिता हर्ष राजवंश के पास जाकर उन्हें साइड से हक करते हुए बोला, डैड अपनी बीवी को समझाए, जरा कंट्रोल में रखा कीजिए, उन्हें अपने इकलौते बेटे को ऐसे टॉर्चर कर रही है। ऋषि जी जो अखबार पढ़ रहे थे वह अखबार को फोल्ड कर सामने टेबल पर रखते हुए बोले, भला होम मिनिस्टर के सामने किसी की चलती है? तुम भी आदत डाल लो अपने होम मिनिस्टर की सुनने की, वरना क्या पता तुम्हें खाना नसीब हो या ना हो। इतना कहकर वह जानू की ओर देखते हैं। जानू और शिवांगी दोनों ही उनकी बात सुनकर हंसने लग जाती है। कुछ देर बाद चारों एक साथ डिनर कर रहे थे। कपूर मेंशन। सभी उदासी लिए और खामोशी से बैठे अपना अपना डिनर कर रहे थे। वामिका और वीनू के गले से तो खाना उतर ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती खा रहे थे। निवान वीनू को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए समझते हुए बोलता है, वीनू प्लीज थोड़ा सा खा लो, कल सुबह हम निमी से बात करेंगे। ठीक है। वीनू एक गहरी सांस भर अपना सर हाँ में हिलती है। फिलहाल अब उसका गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो चुका था। निमी के जाने के चक्कर में किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि विनय सुबह से गायब है। कुछ देर बाद वेदा का कैमरा
वेदा अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसे वो कुछ समय पहले हुई अपने पिता की बात सोच रही थी। उधम के घर आने के बाद वेदा बेड के बल बेड पर लौटी हुई पिल्लों में अपना सर रखकर रो रही थी। तभी विनय और विधि उनके पास आते हैं और उसे शांत करवाते हैं। विनय वेदा को अपने गले लगाते हुए बोले, बच्चा ऐसे रोते नहीं है, मुझे तो लगता है तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें वासु से जाकर माफी मांगनी चाहिए और उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। विधि और वेदा दोनों ही हैरानी से विनय को देख रहे थे। विनय आगे बोले, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती थी। जब वासु ने बोला था कि वीनू को छोड़ दो तो तुमने छोड़ा क्यों नहीं, तुम वीनू से पीछे क्यों नहीं हटी? कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है और मैं चाहता हूँ कि तुमने भी वासु को थप्पड़ मारा है तो तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए उससे जाकर पर्सनली। वेदा अपना सरहा में हिलाकर वॉशरूम की ओर चली जाती है। वेदा के वॉशरूम में जाते ही विधि विनय को बाजू से पढ़कर बोली, क्या कह रहे हो? तुमने देखा नहीं उस वासु का बाप कैसे दर्जन भर गुंडे लेकर यहाँ आया था? इस पर विनय बोले, तुमने बस ये देखा कि वो दर्जन भर गुंडे लेकर आया था, तुमने यह नहीं देखा कि उसका दबदबा कितना था। अगर हमारी बेटी और उस वासु की शादी हो गई तो सोचा हमारी वेदा जिंदगी भर राज करेगी। वासु उनका इकलौता बेटा है। तुमने सुना नहीं वीनू ने क्या कहा था, उसका नाम चलता है वहां पर राजगढ़ में उधम राजवंश। वो वासु अपनी बॉस वीनू का हर ऑर्डर फॉलो करता है, तो सोचो जरा अपनी बीवी की कितनी केयर करेगा। बस तुम थप्पड़ और दर्जन भर गुंडों के बारे में मत सोचो, जो मैं सोच रहा हूँ इतनी दूर की सोचो। फ्लैशबैक एंड वेदा बस अपने रूम में इधर उधर चक्कर लगा रही थी और इसी बात को सोच रही थी।